अ, आप सभी का आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मैं गौरव वाणी प्रकाशन संस्थान के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म वाणी डिजिटल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि विदित है कि हम लोग आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी कविता संग्रह जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है वाणी प्रकाशन से, काल मृग की पीठ पर, इस कविता संग्रह पर परिचर्चा के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारी वरिष्ठ कथाकार ममता कालिया जी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हमारे कवि, आलोचक, संपादक ओम निश्चल जी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ कवि, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और रचनात्मक क्षेत्र में लगातार सक्रियता बनाए हुए मृत्युंजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। हम आप सभी का वाणी डिजिटल के इस ऑनलाइन परिचर्चा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं वाणी प्रकाशन की तरफ से। सबसे पहले मैं कार्यक्रम के शुरुआत में वैसे एक औपचारिक परिचय की आवश्यकता ना होते हुए भी मैं अपने कवि आदरणीय जितेंद्र जी का परिचय देना चाहता हूँ। जितेंद्र जी देवरिया उत्तर प्रदेश में जन्मे और जेएनयू नई दिल्ली से उच्च शिक्षा प्राप्त करके वर्तमान में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं और उसके साथ ही इग्नू में तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारियों के पद पर रहे हैं। इससे पूर्व वो रजिस्ट्रार थे। अभी वे इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक हैं। वो हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में भी लेखन और प्रकाशन, आलोचना में, कविता में, साहित्य की विविध विधाओं में सक्रिय हैं। इससे पूर्व उनकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, इन दिनों हाल चाल, अनभय कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, सूरज को अंगूठा, जितनी हंसी तुम्हारे होठों पर, उजास, कवि ने कहा, बेटियां, रक्त सा लाल एक फूल, स्त्रियां कहीं भी बचा लेती हैं पुरुषों को, भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समय, आलोचना की परिधि, रचना का जीव द्रव्य, कहानी का क्षितिज, कविता का घनत्व, आस्था और विवेक, प्रेमचंद कहानी समग्र, प्रेमचंद स्त्री जीवन की कहानियाँ, प्रेमचंद दलित जीवन की कहानियाँ, प्रेमचंद स्त्री एवं दलित विषयक विचार, प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन की कहानियाँ, प्रेमचंद किसान जीवन की कहानियाँ, प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी कहानियाँ, शोर के विरुद्ध सृजन सहित कुछ अन्य पुस्तकों का संपादन उन्होंने किया है। गोदान, रंगभूमि और ध्रुव स्वामिनी जैसी कालजयी पुस्तकों की पुनर्प्रस्तुति के साथ संक्षिप्त भूमिकाएं भी उन्होंने लिखी हैं। उनकी कविताओं का हिंदी कविताओं का अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। लंबी कविता सोन चिरई की कई नाट्य प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। कई विश्वविद्यालयों के कविता केंद्रित पाठ्यक्रमों में उनकी कविताएं शामिल हैं। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 10 से अधिक शोध कार्य सर की कविताओं पर और साहित्य आलोचना पर हो चुके हैं। साहित्यिक पत्रिका उम्मीद का सर संपादन करते थे और वर्तमान में नई उम्मीद का संपादन कर रहे हैं। सर को साहित्यिक योगदान के लिए अब तक भारत भूषण अग्रवाल सम्मान, आलोचना के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का कृति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विजय देव नारायण शाही पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान, परंपरा ऋतुराज सम्मान और गोपाल कृष्ण रथ स्मृति सम्मान सर प्राप्त कर चुके हैं। हम सर का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ धन्यवाद। कथाकार ममता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता जी के साहित्यिक जीवन की शुरुआत ब्रज क्षेत्र के वृंदावन से हुआ। ममता जी 70 के दशक से हिंदी की साहित्यिक दुनिया में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं और साथ ही साहित्य के बदलते विविध रूपों, ऑनलाइन क्रांति
के दौर में मैम नई से नई तकनीक के साथ लगातार अपना संवाद, नई पीढ़ी के साथ संवाद लगातार मैम ने बनाया हुआ है। मैम के छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कौवे, 25 साल की लड़की, कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, अंधेरे का ताला, दुखम सुखम, कल्चर वल्चर, सपनों की होम डिलीवरी, खाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, नरक कर नरक, प्रेम कहानी, और मैम के नाट्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। यहाँ रहना मना है, आप ना बदलेंगे। और मैम ने संस्मरण विधा में भी एक नई बहस खड़ी की है, और अभी वर्तमान में संस्मरणों में मैम बहुत सक्रिय हैं। मैम का कितनी शहरों में कितनी बार संस्मरण जो है खासा चर्चित चर्चा में आया, और अभी मैम का जीते जी इलाहाबाद संस्मरणों की एक पुस्तक आई है, मानवता के बंधन। सॉमरसेट मॉम का उपन्यास का अनुवाद मैम ने प्रकाशित किया है। 20वीं सदी की हिंदी महिला, लेखन खंड संपादन मैम ने किया है। मैम को वर्ष 2017 में प्रतिष्ठित व्यास सम्मान मिला उनके उपन्यास सुखम दुखम के लिए। इसके अतिरिक्त मैम को अभिनव भारती सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, महादेवी स्मृति सम्मान, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान, अमृत सम्मान, लमही सम्मान, जनवाड़ी सम्मान, और साथ ही सीता पुरस्कार मैम को प्राप्त हो चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ कवि, हम मैम का सबसे पहले इस परिचर्चा में स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ कवि, गीतकार, गजलकार, आलोचक, संपादक आदरणीय ओम निश्चल जी जुड़े हुए हैं। ओम निश्चल जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्मे, हिंदी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान हैं। सर का कविता संग्रह शब्द सक्रिय हैं प्रकाशित हो चुका है। सर ने कविता के साथ साथ आलोचना के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण काम किए हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी सृजन और मूल्यांकन, शब्दों से गपशप, अज्ञेय से अष्टभुजा शुक्ल, कुंवर नारायण कविता की सगुण इकाई, समकालीन हिंदी कविता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कविता के वरिष्ठ नागरिक। सर का निबंध व्यावसायिक हिंदी और भाषा की खादी निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। खुली हथेलियां, तुलसी गंध संस्मरण, कैलाश वाजपेयी, कुंवर नारायण पर निबंध। साथ ही सर का संपादन कार्य बहुत ही व्यापक है, जिसमें द्वारिका प्रसाद महेश्वरी रचनावली, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य का स्वाधीन विवेक, जियो उस प्यार में जो मैंने तुम्हें दिया है, अज्ञेय की प्रेम कविताओं का संपादन सर ने किया। आश्चर्य की तरह खुला है संसार, अशोक वाजपेयी की प्रेम कविताएं, मांझी न बजाओ बंसी, केदारनाथ अग्रवाल की प्रेम कविताएं, अज्ञेय आलोचना संचयन, केदारनाथ अग्रवाल की प्रेम कविताएं, अज्ञेय आलोचना संचयन, हत्यारे उतर चुके हैं क्षीर सागर में, लीलाधर मंडलोई की कविताएं, प्रतिनिधि कविताएं, मलय, अन्वय एवं अनविति साहित्य के परिसर में कुंवर नारायण कवि का उत्तर जीवन, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, रामदरस मिश्र की गजलें, गजल में आप बीती, मुनव्वर राना की गजलें, मैं कोई एक रास्ता जैसे, हरिओम की गजलें, धरती की सतह पर अदम गोंडवी की गजलें, मत चरागों को हवा दो सुरेंद्र चतुर्वेदी की गजलें। और सर ने अधुनांतिक बांग्ला कविताएं, बांग्ला कविता संचयन तत्सम कोश का सह संपादन किया है। हिंदी अकादमी के द्वारा सर को नवोदित लेखक पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा शब्दों से गपशप के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, जश्न अदब द्वारा साने हिंदी किताब, विचार मंच कोलकाता द्वारा प्रोफेसर कल्याण मण लोढ़ा सम्मान सर को मिल चुका है। हम इस परिचर्चा में ओम जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ एक विशिष्ट व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, जो पहले अभी बात हो रही थी कि सर कह रहे थे कि जीवन एक व्रत है, और सर वे अकादमिक जीवन से प्रशासनिक सेवाओं की तरफ गए, और प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए साहित्य के साथ लगातार संवाद में बने रहे, साहित्य सर्जना में बने रहे। सर ने हम जिनकी बात कर रहे हैं वे हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी का जन्म
मृत्युंजय जी पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह एक कवि, स्तंभकार, गीतकार और लोक संगीतकार भी हैं। वे कवि हैं, गायक हैं, नाटककार हैं, पटकथा लेखक हैं, उपन्यासकार हैं। मृत्युंजय जी 2008 से 2011 तक इंडोनेशिया में भारत के काउंसलर संस्कृत रहे हैं। वहाँ के अन्य उपलब्धियों के अलावा उन्होंने रहते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वह है मेघदूत का अंग्रेजी तथा हिंदी में अनुवाद। मृत्युंजय जी के द्वारा किया गया मेघदूत का अंग्रेजी अनुवाद मेघदूत द इमेजरी ऑफ सनरेंस को अमेरिका के प्रकाशक टेफर्ड पब्लिशिंग ने 2012 में प्रकाशित किया। मृत्युंजय जी के द्वारा मेघदूत का हिंदी अनुवाद जो किया था वो 2014 में हिंदी में भी प्रकाशित हुआ है। साथ ही सर के से मेघदूत के अनुवाद में इंडोनेशिया की लेखिका आयु उतामी की 8 कलाकृतियां भी उसमें प्रकाशित हैं। सर का काव्य संग्रह, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह किरचें जो है वो प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य में प्रवेश लेने वाले मृत्युंजय सिंह की कविताओं की प्रशंसा में हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह, अरुण कमल और कई सारे कवियों ने सर की प्रशंसा में और उनकी आलोचना में सर के लिए कहा है। केदारनाथ सिंह जी ने सर के लिए कहा था कि मृत्युंजय जी के गाए गीतों के एल्बम ए बबुआ, रुक जा सजनवा, टी सीरीज से निकले और संगीत प्रेमियों द्वारा सराहे गए। मृत्युंजय जी की फिल्मों के लिए भी गीत गाए। मृत्युंजय जी का नाटक देव सभा बहुचर्चित रहा। कोलकाता में एक समय मृत्युंजय जी ने विदेशिया का मंचन भी किया था और सर के भोजपुरी उपन्यास गंगा रतन विदेशी की खासी चर्चा हुई। यह उपन्यास मूलतः भोजपुरी में लिखा गया था और हिंदी में इसका अनुवाद उन्होंने स्वयं किया है। इस उपन्यास में मृत्युंजय जी ने विस्थापन के दुर्भाग्य की कथा कही है। इसका क्षेत्र अफ्रीका के नटाल क्षेत्र से भारत में काशी, कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग तक पसरा है। इस उपन्यास के बारे में केदार जी ने कहा था कि यह एक विलक्षण कथा है जिसमें विस्थापन की त्रासदी का संघर्ष ही नहीं बल्कि धारावाहिक संघर्षों के बीच खिलता श्रृंगार भी है। और सर को 2013 में सराहनीय सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। भारत में टी सीरीज द्वारा जारी भोजपुरी एल्बम ए बबुआ के लिए 2003 में क्षेत्रीय भाषा के सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोक संगीत और हिंदी कविता में उनके योगदान के लिए 2003 में कोलकाता भारत में भारतीय साहित्य पुनर्निर्माण मिशन द्वारा सर को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सर का एक खंडकाव्य जो हाल ही दिनों में खासा चर्चा में आया था, जिसकी परिचर्चा मैंने भी सुनी थी, द्रौपदी जो खंडकाव्य सर का था, उसने भारतीय मिथक परंपरा में स्त्री चरित्र का पुनराख्यान रचा है, जो कि एक तरीके से उर्मिला और साकेत और हिंदी की जो सुदीर्घ मिथकीय रचनाएं हैं उनकी परंपरा में एक महत्वपूर्ण रचना है। मैं अपने सारे वक्ताओं का इस कार्यक्रम में, इस परिचर्चा में स्वागत करता हूं। यह परिचर्चा काल मृग की पीठ पर जो जितेंद्र जी के कविता संग्रह पर है और मैंने विद्वानों के परिचय में अगर कुछ बातें छोड़ दी हों तो मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अपने सीमित संसाधनों के द्वारा ये जुटाने की कोशिश की। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में मृत्युंजय कुमार सिंह जी का से निवेदन करता हूं कि वे जितेंद्र जी के कविता संग्रह पर अपनी बात रखें। जो प्रश्न कार्यक्रम के पृष्ठभूमि में अभी चल रहा था कि ये काल मृग की पीठ जो ये शीर्षक है, इसमें मृग कौन है और ये काल जो है मृग से क्यों किया गया, क्योंकि काल तो बहुत ही अंधेरे रूप काल का तो बहुत ही अंधेरा एक छवि, नकारात्मक छवियों में काल का प्रयोग हुआ है। एक बहुत ही सुंदर जीव के साथ उसको बांधने का क्या आशय सर का हो सकता है। इस कविता संग्रह के विभिन्न पक्षों पर चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मृत्युंजय कुमार सिंह जी। सबसे पहले तो मैं बधाई देता चलूं अपने भाई कवि जितेंद्र श्रीवास्तव को। आज बहुत ही पावस दिन है उनके लिए और वाणी प्रकाशन को कि आज उनके जन्मदिन पर आपने इतना अच्छा चर्चा उनके पुस्तक पर रखी, काल मृग की पीठ पर। मैं तो पढ़ते के साथ चौंक गया था कि यह मृग तक तो मैंने सुना था, लेकिन काल मृग, फिर अचानक से पता नहीं क्यों मुझे ध्यान आया, कहीं महाभारत में कहें तीर्थानाम हृदयम तीर्थम शुचिनाम। आवाज चली गई है, म्यूट हो गया है भैया, म्यूट। हाँ अब हो गया, अब ठीक है। हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि महाभारत में कहा न तीर्थानाम हृदयम तीर्थम
शुचिनाम हृदयम शुचि, कि तीर्थों में सबसे परम तीर्थ हृदय ही है और पवित्रता में हृदय की शुचिता ही प्रमुख है। तो कभी मनुष्य के पूरे इतिहास में भी हम कहें, जो कि इतिहास मनुष्य का केवल घटना नहीं है, वह संरचना भी है, समग्र विकास की श्रेष्ठतम अंतिम सीमा है। इसकी सतह पर ही आप महायुद्धों का घोर गर्जन भी है, आर्थिक और सामाजिक जीवन की घोरतम विभीषिकाएं हैं, वहीं उसके अंतस में महान काव्यों का जीवन बोध भी पड़ता है। और उसी जीवन बोध से ये काल मृग की पीठ पर जैसी चीजें आती हैं जो यहाँ मृग से अलग हैं। लेकिन काल के बारे में ममता जी, मुझे अक्सर लगता था कि काल को परिभाषित करने के या काल को छाया रूप में दिखाने के रूपक ज्यादातर काले भूरे इस तरह के होते हैं, लेकिन अचानक मृग सा सुंदर और इतना ये एक दोनों तरफ से कहा गया कि सौंदर्य से भी और वाचाल रूपक भी है। अब कविताएं जब आपकी पढ़ी हमने कवि जितेंद्र की, तो मुझे सबसे बड़ा लगा कि एक कविता में इनका एक शब्द आता है, 2 लाइनें आती हैं, पूर्वियापन और भीगा मन, जो उनकी ताकत है सीमा नहीं है। और ये जब कवि कहता है कि वे ताकत है सीमा नहीं है, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उसके अंदर किसी सीमा को मानने का लक्षण नहीं है, वह अतिक्रमण करेगा, और अतिक्रमण न करेगा तो कवि रचेगा और गढ़ेगा कहाँ से। उसके बरक्स एक और बात मेरे दिमाग में आई कि कभी कभी अतिक्रमण बेमानी चीजों के लिए भी हो जाता है, जिसको हम लोग कला में आर्ट फॉर द आर्ट से कहते हैं। कि कविता में अगर कहें तो कविता में शब्द विलास की तरह कुछ शब्द शिल्प, हमारे यहाँ कहते हैं वर्ड स्मिथ हो जाने से ही कविताएं बन जाती हैं। लेकिन कवि के कविताओं की जब पंक्तियों में हम घुसते हैं तब पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ छोटी छोटी पंक्तियां इनके कुछ काव्यों से, इनकी बड़ी कविताएं, मतलब कितना मैं करता इस कुछ समय में सब कुछ तो कहना संभव नहीं होगा। जैसे कि प्रकृति उचक उचक कर झांकती है, अपनी सुर भी लिए कविता में। कविता है इनके प्रार्थनाओं का पानी में। मैं बीच बीच में निहार रहा हूं चिड़ियों को, वो नीम के पेड़ पर उछलती कूदती आइस पाइस खेल रही हैं। मैं चाहता हूं उनकी आवाज का अनुवाद करना। रोजमर्रा जीवन बोध के दर्शन की तरह आंखें मटकाता है। जरा देखिए, मिलन की कुंजियां बहुतेरी हैं, पर प्रतीक्षा का व्याकरण लिख नहीं पाया कोई मुकम्मल। यह एक महान दृश्य है सृष्टि का, उसके आरंभ से ही बिगड़ बिगड़ कर बनता हुआ। अमरता नश्वरता कविता में इन्होंने यह शब्द इस्तेमाल किया है। और प्रेम जहां सारी दुविधा कुंठा आपदाओं विपदाओं से लड़ता हुआ ऐसे भाव लेकर आता है। जिंदगी और गजल इनकी एक कविता है। जितेंद्र भाई, मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी अच्छी पकड़ है उर्दू के, मतलब उर्दू की शायरी और गजलों के शिल्प पर भी, क्योंकि इसमें जो शब्द आए हैं वो ऐसे ही आदमी को पता होगा। बस एक काफिया हो मन लायक और साथ हो किसी का बहर की तरह, तो टूटती नहीं है टेक जिंदगी की। क्या बात है। और यही कवि किसी श्लेष से नहीं बल्कि बेलाग कहता है कि वह दीवाना है। यही मुझे समझ में आ रहा था कविताएं पढ़ के, यदि दीवाना न होगा तो इतनी सारी चीजों को समेट कर नहीं चलेगा। ऐसे खासतौर पर आपकी मैंने देखा है माँ पर तो कविताएं, कौन से कवि हैं जिसने माँ पर और बुद्ध पर कविता न लिखी हो। जरूर लिखी है, पिता पर भी लिखते हैं लोग, लेकिन बेटियों पर, स्त्रियों के प्रति वह सहानुभूति नहीं, जिसको हम कहेंगे कि एक उसको कंपैशन और अफेक्शन और सहानुभूति की बात नहीं है। यह पर काया प्रवेश जैसी बात है। कविताओं में आपके जो रूपक और शब्द व्यंजनाएं आ रही हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि कवि का दिल दुखता है, लेकिन दुखता केवल अपनी बेटियों और स्त्रियों की स्थिति को देखकर ही नहीं है। वो स्त्रियां भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं उस पूरे मलाइज का, उस पूरे सड़न का, जिसको जहां पर कहते हैं जितेंद्र जी अपनी कविता में, रक्त वही नहीं है जो बहा दिया जाता है सड़कों पर।
रक्त वही है जो आंखों से टपक पड़ता है। कवि मन में कौंधते आक्रोश को इतनी कोमल व्यंजना से अभिव्यक्त करना, यह तो कवि की सोच का गांभीर्य हो सकता है, और कवि शिल्प पर जो उसकी दक्ष पकड़ हो। दुख हमेशा और कोई नहीं रचता, अक्सर अपने दुखों के सर्जक हम खुद होते हैं। देखिए तो बुद्ध के कार्य कारण प्रभाव का रस कहिए इसको, या मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, कि बन की उसकी एक कविता रूपी अभिव्यंजना, इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है ना कि यह कवि के मन के अंदर पकी हुई अपनी प्रज्ञा, अपनी दर्शन है। भोक्त और भोग्य से जीव का समंजन हम कहेंगे, तभी जाकर ऐसी बातें फूट कर निकलती हैं। मैं काल मृग की पीठ पर जब पढ़ रहा था तो साथ साथ मैं होमर की ओडिसी भी पढ़ रहा था दूसरी बार जीवन में, और पढ़ते पढ़ते एक जगह शुरू में ही शायद 37वें 38वें लाइन पर एक जगह कहता है, लाइन आती है, हाउ शेमलेस आर दीज मॉर्टल्स, for they call us gods the reason of their miseries, for they do not know। कैसे वो अपनी मिजरी, अपने दुख खुद बुला कर लाते हैं, बनाते हैं। वहीं से शुरू ओडिसी में जैसे मैंने देखा कि एक छाया चित्र बन जाता है पूरे की पूरी कथा का। आपकी काल में अगर कोरोनागत जो कविताएं हैं आपकी बात की, उसको यदि मैं छोड़ दूं तो बाकी पूरे के पूरे संग्रह में एक ऐसा ही एक छाया चित्र तैयार होता है पूरा का पूरा, जिसमें मैं आपके शिल्प की तरफ जाना नहीं चाहता जितेंद्र भाई, क्योंकि एक चीज में मैं थोड़ा बायस्ड हो जाऊंगा, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे भोजपुरी शब्द इस्तेमाल करते हैं। कटकरेज, कितने दिनों के बाद ये कटकरेज शब्द मैंने सुना। ममता जी, कितना सुंदर शब्द है ये, जिसका करेजा काठ का हो, काठ जैसा हो। खैर है, पत्थर जैसा नहीं बताए नो पत्थर दिल, काठ में फिर भी थोड़ी सी नम्यता होती है। तो मैं अब इन कुछ शब्दों से मैं समझिए कि मैं इनिशिएट कर रहा हूं कि और जो दर्शक देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं हमें, मैं ये बताऊंगा कि हालांकि मैं ये दावा नहीं करता कि मैं बहुत कविताएं पढ़ता हूं, लेकिन चुन चुन कर जो कविताएं मैंने हाल फिलहाल में पढ़ता रहा हूं पिछले 10-20 सालों में, उनमें ये काल मृग की पीठ पर भाई जितेंद्र की कविताएं मैं सुनता रहा हूं, पढ़ता रहा हूं। उनकी बड़ी कविताएं बहुचर्चित रही हैं, लेकिन इसमें कुछ कविताएं और इसमें जीवन दर्शन, जो जीवन बोध, हम बंगला की कविताओं में लोग कहते हैं जीवन बोध के बारे में बात करते हैं, वो जीवन बोध जैसे, वह जीवन बोध यथार्थ से अलग होता है मेरे लिए। यथार्थ तो वह है जो घटित हो रहा है, वह घटित हो रहा है, जो घटित हुआ वह हुआ, वह यथार्थ है। लेकिन जीवन बोध वह रस है, वह ज्ञान है, वह जो समझ है, जो उस यथार्थ की चक्की में पिस के वहां से निकलता है, रस की तरह आकर हमारे हाथ में पड़ता है, और वह एक कवि हृदय जो है उसको आत्मसात करके अपनी कविताएं रचता है। मैं इसके साथ ही फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, एक बार काल मृग की पीठ पर सवारी करके देखिए, अद्भुत सवारी है ये काल मृग। हाँ गौरव जी। जी, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल गया? नहीं सर, आपका हार्दिक आभार। आपने बहुत ही बेहतरीन संकेत किए, और सबसे ज्यादा जो आपके व्याख्यान का, वक्तव्य का बीज जो शब्द था, जिसको जीवन बोध और यथार्थ के बीज आपने अलगाया है। जितेंद्र सर की कविताएं या किसी भी महत्वपूर्ण कवि, जो बड़े कवियों की कविताएं हैं, उसमें जीवन बोध दिखाई देता है। और जब जीवन बोध दिखाई देता है, तब जितेंद्र जी कहते हैं कि कविता में है उनके कि दाग जो है सार्वभौमिक नहीं है, हर दाग रंग बदल सकता है, और हर रंग जो है दाग में परिवर्तित हो सकता है। और जिसका आपने जिक्र किया कि रक्त वह नहीं है जो आंखों से टपक पड़ता है, मुझे ये कविता पढ़ते हुए गालिब याद आ रहे थे, और मुझे लगा कि कवि उस परंपरा में है जो हर एक बात पे कहते हो तू क्या है, तुम ही कहो अंदाजे गुफ्तगू क्या है। उसमें शेर है ना, रगों में फिर दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। आपने बहुत ही कविता के संग्रह के मर्म पे एक तरीके से उंगली रखी है,
और जिस जीवन बोध की आप बात कर रहे थे, वह जीवन बोध कवि के यहाँ दिखाई देता है। और कभी कभी कहता है कि आप कभी बुजुर्ग की पुतलियों में जाकर के देखिए, आपको वहां पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जो जीवन को सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता के आधार पर देखना चाहते हैं, उनके लिए भी जितेंद्र जी की कविताएं बहुत जरूरी हो जाती हैं। वो जीवन के उज्जवल और एक चीज मैं जरूर रेखांकित करना चाहूंगा, बहुत कम कविताओं में दिखती है आजकल, ये जो जिसको हम लोग ब्लैक ह्यूमर कहते हैं, या ट्रेजेडी हो ही सकती है, ब्लैक ह्यूमर जो कहते हैं। इनकी एक कविता है कभी किसी क्षण, उसमें वो पंक्ति में कोट करना चाहूंगा, ऑक्सीजन की कमी से शायद ही कभी कोई मरता होगा जहाज में, लेकिन सीवरों से अक्सर निकलती है लाशें, और उनके साथ ही चिथड़ों में लिपटी कई जिंदगियां मरहूम हो जाती हैं चिथड़ों से। मतलब ये जक्स्टा पोजिशन, ये सिंपल विरोधाभास नहीं है, ये गजब का शिल्प है कि इस तरीके, इसको हम ब्लैक ह्यूमर के नाम से जानते हैं, कि ये लिटरली जिंदगी पर हंसती मैंने बहुत कम कविताओं में देखने को मिलता है आजकल। जी 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 सर, बहुत बहुत सुंदर कविता आपने याद दिलाई। वो कविताएं जो सर की हैं, जो जन पक्षधरता की कविताएं हैं एक तरीके से, और उसमें दिखाई देता है कि किस तरह से सर सामान्य जीवन के प्रसंगों से कब किसानों पे चले जाते हैं और कब जो है कहाँ पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही अद्भुत यात्रा है। जैसे एक कविता का मैं याद करके फिर अगले सर को गुप्ता को बुलाऊंगा, जिसमें सर का अपनी बेटी के हाथ में गन्ने के गुल्ले रख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, गुल्ले चूसते हुए बेटी चूस रही है। हो सकता है कि कभी वात्सल्य में डूब जाए बेटी के प्रति, लेकिन सर को तुरंत याद आते हैं किसान, और कहते हैं कि मेरी बेटियों को गुल्ले चूसते हुए नहीं पता है कि किसान जो है किस तरीके से इसको उगाते हैं। या सर जो है बैठे हुए हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे हैं और अचानक से याद करते हैं कि इस समय कोई गोर्रा नदी में कूद के आत्महत्या कर चुका होगा। इस तरीके की संवेदनशील और प्रतिबद्ध कविताएं सर के संग्रह में हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही ब्लैक ह्यूमर के माध्यम से जिसकी ओर संकेत किया, आपने जीवन बोध की जो बात कही, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और मैं आदरणीय ओम निश्चल जी से निवेदन करता हूं कि वो भी सर के इस कविता संग्रह पर प्रकाश डालें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस संग्रह के प्रकाशन के लिए बधाई देता हूं जितेंद्र जी को, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मैं कुछ कहूं, उसमें कोई शक नहीं है, मैं कहूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ कविताएं ये पढ़ें, क्योंकि मुझे कविताएं वाकई बहुत अच्छी लगी हैं। और कोई समीक्षक या आलोचक या विवेचक या अनुशीलक उन कविताओं का पाठ करे तो वो ज्यादा समय घेरता है, लेकिन अगर कभी पढ़ता है तो कभी की अपनी छाप संवेदना का सीधे जो साक्षात पाठक या दर्शक श्रोता करते हैं, तो वो मैं अनुरोध करना चाहता हूं संचालक की तरफ से ही कि कुछ कविताओं का पाठ करें, और यही वो समय है जब उन्हें अपना पाठ करना चाहिए। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। क्या कुछ कविताएं पढ़ दूं मैं इसमें से? बिल्कुल 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 पढ़ें। जी सर, जी सर, बिल्कुल पढ़ें। भाई है ना, वृत्त तो अनेक किंतु केंद्र बिंदु एक है। छोटी कविताएं पढ़ दूं या छोटी कविताएं पढ़ दूं या आप कुछ भी पढ़ें, आपके लिए 10 मिनट या 15 मिनट मुकर्रर है, और उसमें बहुत अच्छी कविताएं हो सकती हैं। हमने तो पन्ने मोड़ रखे हैं, मैं सब पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन आवेग है कि पढ़ दूं या किसी दूसरे को सुना दूंगा। आप यहाँ ही आज मिलेंगे, तुम मिलोगे तो कहां से शुरू होगी हमारी बातचीत? सूरजकुंड सिटी हार्ट की हलचल भरी शामों से, या किसी उदास दोपहरी से, जब 32/3 बहस कार्यालय में हम बिना दूध की चाय पीते हुए क्रांतियों के धवल धूसर पक्षों पर बात करते हुए नहीं पहुंच पाते थे किसी नतीजे पर, और दिल डूब जाता था जब थोड़ा और हमारा। उस स्मृति से बरसों बीत गए, अब मैं शराब नहीं पीता, वह चढ़ती ही नहीं मेरी चेतना पर, कभी मदिर ही नहीं हुए मेरे नयन, मेरी जिह्वा कभी आई ही नहीं नशे में, लेकिन तुम्हारे साथ पीऊंगा भोर होने तक, जल की तरह नहीं बिल्कुल शराब की तरह। शायद पहली बार नशे को हो जाए मुझसे दोस्ती, शायद वही सेतु बन जाए हम दोनों के बीच। वैसे पता नहीं अब तुम पीते हो या नहीं, जाने कैसा रहता है तुम्हारा स्वास्थ्य,
शहर में बचे पुराने मित्रों से कभी मिलते हो या नहीं, कहीं फिर कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए रहना चाहता हूं चौकन्ना। वाह वाह। जानता हूं तुमने अपने ऊपर हावी न होने दिया होगा उम्र को, फिर भी वह पुतलियों से झांकती तो होगी गाहे बगाहे। बहुत फिर अच्छा भी भाई, वह वाह। पुतलियों से झांकती तो होगी गाहे बगाहे। आईना दोस्त नहीं होता हरदम, कई बार तो विकल कर देता है मन मस्तिष्क को किसी शत्रु की तरह। कई बार व्याधियों की जड़ भी बन जाता है आईना। आईना, बहुत। जब भी याद करता हूं अपना अतीत, एक भीड़ सी दिखती है पर चेहरे साफ नहीं दिखते। अधिकतर के चेहरों पर धुंध से दिखती है, बहुत थोड़े से चेहरे दिखते हैं साफ साफ। उनमें सबसे आगे चमकती हैं तुम्हारी आंखें। उन दिनों कहाँ पता था, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम मिलने की आतुरता के बाद भी मिल न सकेंगे, या यह आतुरता भी रह जाएगी एक तरफा। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, बहुत अच्छा। उम्मीद है अब भी वही चमक होगी तुम्हारी आंखों में, बातों में वही गंभीर दार्शनिक भाव। कहीं किसी प्रकार का कोई हल्कापन नहीं होगा। अब भी कोई नई किताब जरूर होगी तुम्हारे हाथों में, किसी नाटक का कोई सपना पुतलियों की कोर में अटका होगा। तो चले आओ मन की सूख चुकी कई नदियों को लांघते, चले ही आओ। तो चले आओ मन की सूख चुकी कई नदियों को लांघते, आज चले ही आओ। हम देर तक बैठेंगे रेलवे लाइन के किनारे के किसी उजाड़ छप्पर के बाहर, याद करेंगे कट चाय और नेवी कट वाले दिनों को। एक दूसरे के प्रौढ़ हो चुके चेहरों में ढूंढेंगे अतीत की कोई आभा। तो आओ आज मिलेंगे। तो आओ आज मिलेंगे। धुंध एक पढ़िए, धुंध पढ़ दूं? अच्छा है। वो रूपक बहुत 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 ही बढ़िया रूपक है वो। 37 में पढ़ता हूँ जी 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 जी। धुंध। यह नवंबर की 6 तारीख के पौ फटने का समय है, जब आकाश की ओर ताकने और आकाश से नीचे देखने पर कोई मनमोही दृश्य नहीं, सिर्फ धुंध ही धुंध है, पराली की कृपा से पसरा हुआ राजधानी के चहुं ओर। पथराई आंखों से यमुना निहार रही है अपना जल। उसकी देह को पहले ही लोगों ने बदल दिया है नाबदान में। वह महसूस कर रही है अपने रक्त में बजबजाहट। शहर का फेफड़ा कोरोना आने से बहुत पहले हो चुका था छलनी। उसे क्रॉनिक दमा है दशकों से, वह हाँफ रहा है अनवरत छाती थामे। उसे दौड़ना है विकास की रेस में, हर हाल में सबसे तेज चाल में। और इधर अहर्निश हो रही है अम्ल वर्षा, फैलता जा रहा है धुंध का साम्राज्य। सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाकर मुक्त हैं हर जिम्मेदारी से, और देश एकटक निहार रहा है राजधानी की ओर मुंह उठाए कि छटेगी धुंध और दिखेगी राजधानी। दिखेगा उसका इच्छित रूप, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वैसे सनातन उम्मीद से भरे इन लोगों को यह भी पता है कि सदियों से नाभिनाल संबंध है राजधानियों का धुंध से। क्या बात, सदियों से नाभिनाल संबंध है राजधानियों का। माँ पर एक कविता है, लेकिन लंबी कविता है वो। तो सुनाए, अच्छी कविता है वो। मुझे पसंद तो है वो कविता। पसंद क्या मतलब, स्मृति है। उसकी अनुपस्थिति में बस एक देह भर रह जाऊंगा मैं। आसमान धूप से भरा है, धरती ठंड से कांप रही है, माँ विदा हो रही है पृथ्वी से अनंत की ओर। अभी अभी डॉक्टर ने कहा है बस 10 मिनट और। अब तक के जीवन में इससे अधिक बेधक कोई और सूचना नहीं आई मुझ तक। आईसीयू के बाहर चक्कर काटते हुए बार बार निहारता हूं उसके विशाल दरवाजे की ओर। जानता हूं कोई चमत्कार नहीं होगा, फिर भी मन कहाँ मानता है। हाथ जुड़े हैं और मन झुका है प्रार्थना में। इसी क्षण एक आंधी सी उठी है अंतःकरण में, कुछ भी अपने वश में नहीं। याद आ रही हैं बहुत सी बातें, दिख रहे हैं बहुत से दृश्य, कभी लयबद्ध, कभी एक दूसरे में गड्ढमड्ढ होते हुए। आंखें बह रही हैं अनवरत,
सचमुच सदियों से हृदय की चिट्ठी हैं आंसू, प्रार्थना और प्रतीक्षा के बीच बीत गए 10 मिनट। बीत गए मेरे बचपन के वे हजारों दिन जिसमें माँ सिर्फ हमारे लिए जीती रही। वह निर्भर नहीं थी किसी पर आर्थिक रूप से, पर अपने लिए उसने कभी नहीं चाहा कुछ भी, कभी नहीं किया कुछ भी। बस करती रही सब कुछ अपने 3 बेटों और 3 बेटियों के लिए, अकथन दुख सहती। बीत गए 10 मिनट, निस्पंद हो गई देह माँ की, अपने बच्चों की आहट मात्र पर उठ बैठने वाली। वह अब कभी नहीं उठेगी, बिल्कुल शांत है उसका चेहरा, एक मुस्कान है वहां। शायद दिख गए हैं उसे पिताजी उस ओर उसकी प्रतीक्षा करते, या शायद यह प्रतीक हो उसके ईमानदार दीर्घ जीवन का, जिसमें टूट कर भी वह कभी दिखी नहीं, टूटी हुई बिखरी हुई। यह नरम धूप से भरी हुई आखिरी सुबह थी, यह नरम धूप से भरी हुई आखिरी सुबह थी, जिसमें माँ थी अपनी भौतिक काया के साथ। कल आखिरी शाम थी जिसमें उम्मीद थी थोड़ी सी, पर आज बीत गई वह। कल माँ विलीन हो जाएगी क्षिति जल पावक गगन और समीर में। नरम धूप के दिन और भी आएंगे, नरम धूप के दिन और भी आएंगे, छुएंगे बहुत मेरी अच्छा, त्वचा, छुएंगे मेरी त्वचा, पर छू न सकूंगा मैं उसकी वह कोमल काया, जिसमें 9 महीने से कुछ अधिक रहकर बाहर आया था मैं, जिसकी गोद में रहा लगभग 5 वर्ष छोटे भाई के आने तक। यह अजीब लग सकता है लेकिन सच है कि मेरे पास कोई स्मृति नहीं माँ से मार खाने की, डांट सुनने की। मेरे पास स्मृतियां हैं सिर्फ दुलार और दूरी की। माँ छुट्टियों में आती थी कुछ दिन, माँ छुट्टियों में आती थी कुछ समय के लिए, प्रसन्नता से धमकती हुई, और उदास लौटती थी मेरी बेटियों के पास से। अंत अंत तक मैं उसका वही बेटा रहा, 5-7 साल का, जिसके खा पी लेने की चिंता परेशान रखती थी उसे। सच कहूं तो उसकी छांव में छोटा बने रहने का जो सुख था, वैसा दूसरा सुख तब मिला जब मैं पिता बना। हालांकि 2 बेटियों का पिता बनने के बाद भी मैं बच्चे से बड़ा नहीं हो पाया था उसके लिए। जिस भाव से देखता था मैं अपनी बेटियों को उसकी उपस्थिति में, उसी भाव से देखती थी वह मुझे। माँ गई फिर कभी न लौटने के लिए, कभी न पुकारने के लिए, कभी न पलट कर देखने के लिए। फिर भी मैं जानता हूँ वह मुझ में रहेगी रक्त और विवेक की तरह। उसकी अनुपस्थिति में बस एक देह भर रह जाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया। बात, क्या बात। तो आपके पास तो मेरे पास स्मृतियां हैं सिर्फ दुलार और दूरी की। ये दुलार और दूरी को किस तरीके से, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मुझे अद्भुत। लगता है इतना ही रहने देते हैं। जी हम्म, जी। बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई आपको इन कविताओं के लिए, इसके वाचन के लिए। और हम सब लोगों ने आपका संग्रह अपने अपने सिरहाने रखा है और उसे पढ़ता रहा हूँ मैं, और पहले भी पढ़ता रहा हूँ। इस व्यापक परिदृश्य में भी पढ़ता रहा हूँ, जो कविता का महासागर उदधि लहरा रहा है हमारे चारों तरफ। जी। और हम जैसे लोग जो उसी में शरण्य खोजते हैं, तो वह भी एक अंतिम ठिया है अपने विश्रांति का। बहुत बधाई देता हूँ इन कविताओं के लिए। आपके भीतर बहुत सारी चीजें हैं जो एक उदात्त मनुष्य के भीतर होती हैं, जो कविता की के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में है, अदब में है। उसमें ये गुण होना चाहिए उदात्तता का, स्वीकार्यता का, और कृतज्ञता का, आभार का। और ये सारे गुण आप में हैं, आपकी कविताओं में हैं। ये मुझे ऐसा लगता है पढ़ते हुए, इतना लंबा सफर आपने कविता का तय किया है। और जिसे कहते हैं कि आती है उर्दू जबां आते आते, तो कविता में भी कवि की सिद्धि धीरे धीरे आती है। उसी चंदन की तरह घिसने में ही उसकी सिद्धि है, उसे केवल माथ पर लगा लेने में नहीं। तो इस तरह से आपने कविता को जब अपने जीवन में उतारा है, सूक्तियों में सिरजा है,
और कवि चूंकि बहुत ही एक तरह के उद्वेग में होता है कि कितनी जल्दी उसकी कविताएं, उसका संदेश पूरी मानवता तक पहुंच जाए, तो ऐसी भी एक कोशिश आपके भीतर रही है। लगभग 1 दर्जन कविता संग्रहों का जो विपुल काव्य कोश आपके पास है, उसे देखते हुए मुझे बहुत सारी छवियां इसमें हैं, लेकिन मूलतः जो आपका काव्य पथ रहा है, उसे अगर मैं लक्षित करूं तो मैं जानता हूं कि 2001 के आसपास शायद इन दिनों हालचाल उसी के संधि बिंदु पर आया था या आ रहा था, और उसके बाद फिर लगातार कविता संग्रह आपके आए, और इन कविताओं में बहुत सारी चीजें हैं। प्रेम भी है, मनुहार भी है, सॉफ्टनेस भी है, सेंसिटिविटी भी है, और जिसका कि अभी कहा कि आभार है, कृतज्ञता है, और हृदय की एक उदारता है। माने अगर कवि कृपण है हृदय से, तो वो अपनी कविताओं में भी कहीं न कहीं एक अंश चुरा लेगा। जैसे जो बहुत शातिर गायें होती हैं या थोड़ी-सी ममत्व भरी गायें होती हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ शातिर, वे थोड़ा दूध चुरा लेती है अपने भक्षणों के लिए, मतलब वो सारा न दुह ले किसान। तो ये जो जो हृदय की उदारता है, और जिसका कि ज़िक्र मृत्युंजय जी ने किया, परकाया प्रवेश, तो ज़ाहिर है कि कवि अपने अनुभवों के ज़रिए ही कायांतरण करता है। कायांतरण तो आपकी कविता संग्रह का नाम भी है। और ये जो काल मृग की पीठ पर है, इसमें चूंकि कोरोना के पक्ष की कविताएं भी हैं, एक ऐसी भयावह त्रासदी जिसमें एक कविता में आपने कहा है कि कोरोना एक दर्पण है, मध्य वर्गीय उच्च वर्गीय विडंबनाओं का एक दर्पण है। कभी एक कवि ने कहा था कि आईना खुद से ही शर्मा जाए, क्या क्या कुछ है कि आदमी खुद से ही शर्मा जाए यदि वाणी भी मिल जाए दर्पण को, ऐसा कुछ है, शायद नीरज का कथन है। तो दर्पण में हम अपना स्वरूप या स्वरूप निहारते हैं, लेकिन कोरोना के दर्पण में हमारी मनुष्यता के चीथड़े किस तरह से उड़ रहे थे, सब कुछ हमारा जो ढका मुदा था, वो सब कुछ उसकी धज्जियां उड़ रही थीं, और सब विवश थे, मूक थे, असहाय थे, हाथ में हाथ मिलाने से कतरा रहे थे। कभी केवल इस बात पर जो धार्मिक विद्वेष है उससे भरकर बशीर बद्र ने कहा था, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला कर। कोरोना ने तो सबको हाथ न मिलाने पे मजबूर कर दिया, यानी माँ पिता को, पिता बेटे को, सारे संबंध रेशे रेशे करके उधड़ रहे थे, बिल्कुल सेमल की रुई की तरह, अवांछित तरीके से। तो और आपने इसमें एक कविता लिखी है, प्रेम के अस्थि फूल। मैं ये कहूंगी सबसे पहली बात तो ये है कि आपके यहाँ पिता, माँ, बेटियां, ये प्रभुत संख्या में इनकी कविताएं आपके जीवन काल में रही हैं, और मैं पहले के संग्रह भी देखता रहा हूं। और बेटियों से पिता का अभिभूत होना बहुत ही स्वाभाविक है। मैं आज भी ये मानता हूं कि जिस घर में बेटी नहीं है वह घर संपन्न नहीं है, कहीं ना कहीं विपन्न है। अगर बेटी है तो वही माँ है जो पैदा कर रही है, उसका जितना भी स्त्री पक्ष उस तरह सुरक्षित है और उससे गुंजायमान रखती है। तो मुझे लगता है कि स्त्री तत्व की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि नरेश मेहता जी ने अपने बहुत कोमल और करुण आख्यान में लिखा है कि मेरे घर में कभी मैंने साया या पेटीकोट या साड़ियां सूखती नहीं देखी लगनी पर, बहुत ही करुण। तो ऐसा भी एक कवि है जिन्होंने कि कितना बड़ा काव्य संसार रचा, इतना ललित रम्य रचना संसार है नरेश जी के, मेहता जी का। और आप तो बेटियों के पिता हैं, और इसमें आपकी बेटियां भी झलकती हैं, और आपके माध्यम से सारी बेटियां झलकती हैं। आपकी माँ है तो उसमें सबकी माँ है, आपके पिता हैं, कितनी अच्छी कविता आपने पिता पर लिखी है, देखना चाहता हूं फिर भी, तो बहुत अच्छी कविता है। और उस पक्ष से माँ के पक्ष को भी। और कभी मैंने मुनव्वर राणा से बातचीत करते हुए जब उनसे एक लंबी बातचीत की और कहा कि आपके ऊपर आरोप है कि माँ पिता और संबंधों पर बहुत ज्यादा शायरी करते हैं, बहुत सारा कविताएं करते हैं आप, इससे आप एक तरह से पाठकों का एक भावनात्मक पक्ष ग्रहण करते हैं और उसको अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर आरोप है। तो उन्होंने कहा कि ओम जी,
मेरी शायरी या मेरी कविता ओल्ड एज होम के खिलाफ ऐलाने जंग है। मेरी कविता, मेरी शायरी ओल्ड एज होम के खिलाफ ऐलाने जंग है। इसलिए मनोहर राणा की माँ पर कविताएं, पिता पर या बेटियों पर, कितनी अच्छी कविताएं हैं, कितने अच्छे टुकड़े हैं, वे कविता के टुकड़े हैं। तो इस तरह से आप अपनी कविताओं में इस संसार को, पारिवारिक संसार को सहेजते हैं, प्रायः कभी सहेजते हैं, लेकिन उसमें आप भी सहेजते हैं। दूसरा एक पक्ष ये है कि आपके भीतर जो प्रेम है वो इन कविताओं में छलकता है। न केवल इन कविताओं में छलकता है, बल्कि आपकी कविता यात्रा में छलकता है। तो इन कविताओं से गुजरते हुए बड़ा सूदिंग एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि आप समय के तापमान को या समय की क्रूरताओं को, नृशंसताओं को नहीं समझते हैं, लेकिन समकालीनता के आवेग में इतना नहीं बह जाते कि कविता का जो असली चेहरा है वो दब जाए। आपकी कविता के असली चेहरे में प्रेम है, उदात्तता है, करुणा है, दयालुता है। ये जो तत्व है वे ज्यादा विद्यमान है, जिसको मुझे लगता है आप जीव द्रव्य कहते हैं, वो आपकी आलोचना का विषय भी है। हमारे ज्ञानेन्द्र जी जीवन द्रव्य कहते हैं, ज्ञानेन्द्रपति जी। तो मुझे लगता है कि जीवन इन्हीं सरणियों से, इन्हीं स्रोतों से आता है, इन्हीं स्रोतों से आता है। पहाड़ के झरने कहाँ से आते हैं, पहाड़ पर पानी कहाँ से बहता है, बहुत सारी चीजें अदृश्य अलक्षित रहती हैं, लेकिन वे भीतर एक सुसुप्त चेतना में बहती रहती हैं, और वही पूरे हमारे अंतर जगत को, हमारे भीतर के मनोजगत को ऊर्जस्वित करती हैं, सींचती रहती हैं। तो मुझे ये सींचता हुआ जो संसार है, जब मनुष्यता सूख रही हो, जब कोरोना में मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय आचरणों की धज्जियां उड़ रही हों, उस समय आप उससे गुजरते हुए जब आप ये रूपक बुनते हैं काल मृग की पीठ पर, तो बड़ा खतरनाक रूपक है। जैसे कि कोई आदमी किसी काल कोठरी से चल कर आया हो और लगा कि उसने काल के मृग पर सवारी गांठ ली है। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये तो हमारे बड़े कवि ने कहा ही है। और मुझे लगता है कि सभी कवि अपनी अपनी तरह से अपने काल के सम्मुख होते हैं। वे चाहे अज्ञेय हों, गे ने काल पर बहुधा विचार किया, आप जानते ही, और शमशेर ने भी विचार किया है। कौन सा कवि है जो काल के सम्मुख नहीं है? लेकिन काल के कठोर सच को ग्रहण करते हुए भी उससे बाहर निकलकर, जैसे आपके यहाँ उम्मीद भी बहुत आती है, न केवल आप उम्मीद पत्रिका का संपादन करते रहे हैं या कर रहे हैं, बल्कि उम्मीद भी आपकी कविताओं में है। निराशा है, पर आप ये कहते हैं निराशा का ही समय नहीं है, वहां आशा भी है। जिस व्यक्ति ने बड़े कठिन कठोर समय में आपके दुख का हाथ थामा, उस पर आप कृतज्ञ होते हैं। जिंदगी जो बालकनी में बैठे एक जीवन जिया जा रहा है, उस प्रेम को आप संरक्षित करते हैं। और नींद जो एक बहुत जरूरी तत्व है, उसको अपनी तरह से कहते हैं, जैसे कि उसको अरुण कमल भी कहते हैं, उसको आप अपनी तरह से कहते हैं कि कितनी जरूरी है वो हवा की तरह। और इसके रूपक हमारी कविताओं में भी आए हैं, क्योंकि हमारी कविता की प्रकृति ही ऐसी है कि जो लोग लिख रहे होते हैं वैसा एक बीज बिखर जाता है, उसकी अनेक शाखाएं अनेक जगह पल्लवित होती हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ है पृथ्वी के प्रथम नागरिक, पेड़ बन जाना चाहता हूं। तो ये बहुत सारे रूपक और प्रतीक हमारी कविताओं में आते रहे हैं, और यही हमारी उसकी एक आधारशिला है। तो मैं ये मानता हूं कि आपके यहाँ लेकिन प्रेम के अस्थिफूल जैसी कविता भी है, जो विचलित करती है कि ये अस्थिफूल का प्रेम से जो रिश्ता आपने जोड़ा है, बड़ा एक भीतर की जो एक व्यथा है, शायद उसमें वो सन्निहित है। तो वो कभी ही निर्णय लेता है कि प्रेम की अस्थिफूल चुनने वाला जो व्यक्ति है उसका किस तरह का चित्त है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपके भीतर जो कविता और कला का जो अनुराग है, उससे आपकी संवेदना कितनी सुरक्षित, संरक्षित और समंजित है। और इसलिए पूरी कविता में जो जीवन बोध है, जिसको आपने जीव द्रव्य कहा भी है, या भोर की मिट्टी वाला जो रूपक है, स्वप्न झर रहे हैं नीड़ से, ये तमाम जो कविताएं हैं, मुझे इसके बावजूद जो आप जीवन की धमक का एक रूपक उपस्थित करते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इन सब के बावजूद आपका जो कवि है वो काल से पीठ नहीं फेरता,
उसको पीठ नहीं दिखाता बल्कि सम्मुख चलता है, जिससे सारी मानवीय चेतना चल रही थी, अपनी अपनी तरीके से लड़ रही थी, उसी तरह से काल से लड़ते हैं। और जब ये कोरोना के उपरांत ये कविताएं आ रही हैं तो उसको बड़ी संजीदगी से लिखा है। ये कविताएं रिपोर्टाज नहीं है। बहुत सारे कवि रिपोर्टाज लिखने लगते हैं, वो भी एक कविता की कोटि है। जैसे हमारे ज्ञानेंद्र पति के यहाँ कविता रिपोर्टाज है, ये काशी काशी कवि कथा का रिपोर्टाज है। और वो कोई ऐसी बात नहीं कि कोई, चूंकि रिपोर्टाज असली जीवन में तो खत्म हो गए हैं, अभी रिपोर्टाज के लेखक बहुत कम हैं, लेकिन अगर कविता में रिपोर्टाज बनता है, दृश्य बनता है, लेकिन उसके बाद जो कविता बनती है वो कविता उसके बाद की अवस्था है। तो मैं बहुत बधाई देता हूं आपको कि आपने इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं, और फिर अगर मौका मिला तो फिर मैं कुछ कहूंगा, लेकिन बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई इस संग्रह के लिए। आपका हार्दिक आभार। आपने सर की कविताओं को समझने के कई सूत्र दिए। आपने जो बात कही कि सर की कविताओं में उदात्त मानवीय मूल्य आद्यांत जो है विद्यमान है, आपने कृतज्ञता की बात की। मुझे लगता है कृतज्ञता एक ऐसा मूल्य है सर की कविताओं में जो पलट पलट करके बार बार आता है। कभी वो मृणाल कांति घोष के जूतों को याद करते हुए उनकी मृत्यु पर लिखी हुई जो कविता है, मार्मिक कविता है, उसमें सर याद करते हैं कि मैं अपने जीवन की पहली नौकरी के लिए किस तरह जूते आपसे लेकर के गया था। ये कृतज्ञता का जो विधान है वो इतना व्यापक है कि वह सिर्फ और सिर्फ किसी के एहसान, किसी के कुछ देने लेने, इनसे भी ऊपर है। ये कृतज्ञता वहां तक पहुंचती है कि घृणा करने वाले लोगों से भी कृतज्ञता है। वो कहते हैं कि आपने, आपके होने ने, आपकी घृणा ने मुझे अपने प्रेमी, अपने स्नेही जनों की कीमत का मुझे अनुमान लगवाया कि हाँ, मुझसे प्रेम करने वाले लोग कौन से हैं। और ये कृतज्ञता जो है, ये मूल्य जो है, ये सर की कविताओं में लगातार बना हुआ है। और जो कोरोना के समय की कविता कही आपने, वो कविताएं पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे एक कवि जो कहते हैं कि मृत्यु के बारे में कभी सोचा नहीं था और इतने निकटतम से मैंने अपने मृत्यु को देखा, और उसके बाद जो जो जिस तरीके के द्वंद्व सर के मस्तिष्क में चलते हैं, और उस पूरे जो काव्य परिवेश है उसके नागरिक सिर्फ और सिर्फ पत्नी बच्चे ही नहीं है। उस काव्य परिवेश के नागरिक वो लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ, सर कहते हैं कि कभी कुछ नहीं, जिन्होंने मुझसे कुछ नहीं चाहा, वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। और ऐसे लोग फोन करके मुझसे पूछ रहे हैं कि बताइए कुछ चाहिए तो नहीं, और साथ में उनकी आवाज में डर भी है कि कहीं कुछ सचमुच में ना मांग ले। और साथ में पेड़, पक्षी, और उसके बाद जो सर के जीवन की स्थायी नागरिक है कविता। सर कहते हैं कविता में कि मैं शमशेर की कविताएं पढ़ रहा हूँ, और शमशेर सर की कविताओं में बार बार आते हैं। कभी वो शिल्प की तरह दिखते हैं और तो कभी उनका नाम भी आता है। तो इस तरीके से उस पूरे कालखंड को एक कवि कैसे जीता है, और उस कवि उस पूरे संकट और विपदा काल में किस तरीके का एक मैसेज ग्रहण करता है। और वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ एक कविता का मैसेज नहीं है, वो मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, लोगों को पहचानने का मैसेज है। सर की कविता का एक बहुत स्थायी बिंब, एक स्थायी जो वस्तु है वो सीढ़ी है। वह सीढ़ी जो है रूपक बन जाती है स्वार्थी इस तरीके की जो विडंबना पर समय है, जिसमें लोग एक दूसरे को सीढ़ी बना करके आगे निकल जाना चाहते हैं। तो इस तरीके की कई सारी चीजें कोरोना काल के बाद में लिखी गई कविताओं में है। वो एक पूरे व्यापक नागरिक के तौर पे हैं, और वो इतने मृत्यु के करीब एक बैठा हुआ नागरिक है जो मुझे निराला की इस रोज स्मृति और पूरी उस परंपरा की याद दिलाता है कि जिसमें एक मृत्यु इतने निकटतम पहुंच के, और एक मृत्यु से संबंधित मृत्युबोध की कविता और मैं याद करना चाह रहा हूँ सर की। जब जाऊंगा, सर ने कहा, जब जो कविता लिखी है, वो कविता जब अपनी अंतिम परिणति में पहुंचती है तो कहते हैं कि मैं क्या लेना जाना चाहूंगा, घृणा करने वाले लोगों को ले जाना चाहूंगा। और उस कविता की जो सबसे मार्मिक पंक्ति है, कहते हैं मन की आंखों के ताखे पर मैं किसानों की हंसी को ले जाना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द में चल रही हैं, जिसमें पता चलता है कवि की रचनाशीलता। जिसका आप कह रहे थे कि अखबारीपन और रिपोर्टाज नहीं है वो कविता। कवि जब मृत्यु के अपने बारे में सोचे और उस समय उसको याद आए कि मैं अपने साथ क्या ले जाना चाहता हूँ, उस वहां पर कविता जो है सही ढंग से खुलती है। तो ऐसे बहुत सारे इस कविता के पक्ष हैं इस संग्रह के, जिसपे बहुत विस्तार से बात की जा सकती है। इस पर मैं आदरणीय ममता जी का मैं से निवेदन करता हूं कि वो मैम इस कविता पर कुछ कहें, और उनका कहना बहुत ज़्यादा प्रामाणिक और बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड होगा, क्योंकि मैम ने जिस तरीके से अपनी जीवन को अपने रचना संसार का अंग बनाया है। जैसे मैम ने बताया कि उनका बेघर उपन्यास किस तरह से उनके ही जीवन में घटी हुई घटनाओं, और मैम जीवन और कविता और जीवन और रचना के बीच में किसी तरीके का द्वैत नहीं देखती हैं।
और उसी तरीके से उसी परंपरा में मैं कहीं ना कहीं जितेंद्र जी की कविताओं को भी देखता हूँ कि सर भी अपने ही निजी जीवन को लेकर के, जैसे सर की मैं एक अंतिम कविता का कोट मैं देना चाहता हूँ विशेष तौर पे, जिसमें सर कहते हैं कि मैं जिंदा होने का सबूत जो कविता है, ये अद्भुत कविता है सर। उसमें कहते हैं कि थोड़ा उदास हूँ अपने लिए, कुछ तुम्हारे लिए, कुछ दोस्तों के लिए, कुछ जमाने के लिए, या कहना कि मैं सिर्फ जमाने के लिए दुखी और उदास हूँ, एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। ये कविता की जो पंक्ति है ये अपनी व्यापकता में खुलती है, और कहते हैं कि जो प्रतिबद्ध कविता जो कहते हैं कि मैं सर्वहारा के पक्ष में हूँ या जनता का पक्षधर कवि हूँ, ये एक तरीके की गलत बयानी है। सिर्फ अपने लिए ना तो दुखी हो पा रहे हैं और ना ही सिर्फ समाज के लिए। तो जो दुख, जो करुणा, जो वेदना सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है, वो अपने जुड़े हुए दोस्तों के लिए है, अपने मित्रों के लिए है, अपने लिए भी है, और साथ में फिर उसके बाद इस सबसे बढ़ करके अपने समाज के लिए है। और वहीं पर कहीं ना कहीं ममता जी का भी कथा साहित्य आकार लेता है। मैं एक इस कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के तौर पे और सबसे वरिष्ठ वक्ता के तौर पे ममता जी का स्वागत करता हूं कि मैम आप आइए और इस कविता संग्रह पर अपनी बात रखिए। अनम्यूट करना होगा, अनम्यूट करना होगा। हेलो जी, आवाज आई है? जी जी स्वागत। अरे अच्छा, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है काल मृग की पीठ पर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के नवीनतम काव्य संग्रह पर। इससे मैंने उनके पहले कई काव्य संग्रह पढ़े हैं, मैंने लगातार उनकी कविताएं पढ़ी है, उनकी आलोचना पढ़ी है। जितेंद्र जी मेरे लिए बहुत ही आत्मीय किस्म के रचनाकार हैं। जितेंद्र जी की जो अब तक की मैंने कविताएं पढ़ी है, मैं ये कहूंगी कि ये कविताएं उसके आगे की कविताएं हैं। बहुत अच्छा। प्रायः ये होता है कि लेखक अपनी लिखे के मोह में पड़ जाता है और वो गोल गोल चक्कर लगाते रहता है उसी दायरे में, सर्कस के गोल घेरे की तरह से, और वो जोखिम नहीं उठाता कि वो नए विषय लेगा। उसे लगता है कि जो मेरे पहले के तीर है वो सही चले थे, तो लक्ष्य अपना वही रखो। पहली बार मैंने ये देखा है कि जितेंद्र जी अपनी कविताओं में लगातार प्रगति करते हैं। इस संग्रह की कविताएं कितनी समाज परक कविताएं हैं, सामाजिक चेतना से भरपूर कविताएं हैं। कविता को न जाने क्यों ये मान लिया गया कि वो आत्म स्वीकार, आत्मग्रस्तता, आत्ममोह के अंतर्गत किए गए उद्गार हैं। और कवि को भी ये बहुत सूट करता है कि वो अपने मकड़ी के जाले में घूमते रहे। जितेंद्र की कविताओं में सबसे पहली बात है कि वो अपने से निकलकर बाहर देखते हैं, वो समाज को देखते हैं, समय को देखते हैं। जब वो कोरोना पे भी लिखते हैं, उनकी कविता धुंध में यही तो है, वो कहते कोरोना तो अब आया है, शहर का सीना तो पहले ही चल नहीं हो चुका था, क्योंकि प्रदूषण, कूड़े के पहाड़, इस सबसे हम लोग अनजान नहीं है। तो वो बताते हैं कि कोरोना तो एक उसकी परिणति है, और काल मृग के पीठ पर, यानी कोरोना के समय काल जो है सफर दौड़ा, हिरन की तरह चौकड़ी भर के दौड़ा। मैं इसका ये अंदाजा लगाती हूँ कि उन्होंने इसलिए ये लिया है कि छलांगे लगाते हुए काल दौड़ा उस समय, और उन्होंने अपनी कविताओं में कोरोना जैसे मुश्किल समय को बांधा है। एक कविता में तो इतनी मार्मिक बात उन्होंने कही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जितेंद्र जी की कविताओं में स्त्री का सबसे सुंदर, गरिमामयी, स्नेही और वात्सल्यमय रूप हमें देखने को मिलता है। उन्होंने जो माँ कविता पढ़ी वो तो है ही, लेकिन वो अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए, परिवार के लिए वो कभी भी कोई वितृष्णा नहीं दिखाते। उनके अंदर सुख की बहुत प्रबल आकांक्षा भी है और उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव है। ये बहुत कम लोगों में होता है,
ये उन्हीं में हो सकता है जो अच्छे इंसान भी हो साथ में। मैं आज भी ये मानती हूँ कि केवल कवि होना पर्याप्त नहीं है, कवि को एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। और क्योंकि वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके अंदर ये चेतना रहती है कि वो कोई विघटनकारी बात ना कहे। ये बात मुझे उनका बड़ा सबल पक्ष लगती है, जो उनको एकदम अलग और ऊंचा खड़ा करती है। कविताएं लिखते लोग, कई बार हम उनके अंधेरों में खो जाते हैं। इन कविताओं में जब वो कोरोना पे भी लिखते हैं, तब वो अपनी मुक्ति के बारे में बताते हैं। एक जगह उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, मृत्यु की बातें सुनी थी, देखा नहीं था उसे, पर एक रात अपने सिरहाने बैठे देखा मैंने उसे। वो सहला रही थी मेरी उंगलियों को, बरौनियों को, बड़ी सर्द थी उसकी उंगलियां। फिर किसी पार अचानक दहक उठी थी वे। ये तस्वीर है उस पल की, पुतलियों के एल्बम में सबसे ऊपर, सबसे ताजी। इनमें कोई चित्रकारी नहीं है मेरी। वो एक जगह और कहते हैं कि जहर तो मेरा उतरा और हल्की हो गई तुम। इतनी वो प्यारी करता है कि पत्नी कितनी चिंतित है कि पति जो है बीमारी में पड़ा है, कोरोना का समय है, और वो कहते हैं कि जोर तो मेरा उतरा, हल्की हो गई तुम। फिर एक जगह वो घर को लेकर बहुत सघन रूप से जुड़े हुए हैं। ये चीजें बहुत शक्ति देती हैं। अगर कवि समाज से, घर से, परिवार से दूर होकर और कि अपनी एक अलग दुनिया बना ले, एक बौद्धिक दुनिया बना ले, तो मैं समझती हूँ वो कविताएं बहुत व्यावहारिक नहीं होंगी। कविता को जीवन से जोड़ा होना चाहिए। कहा था मृत्युंजय जी ने, ये जीवन के राग की कविताएं हैं। वाकई में इनमें जीवन का राग नजर आता है। जो कविता घर के बारे में है, जिस घर में वो 13 साल रहते हैं, जब वहां पहुंचते हैं, उनकी एक बेटी 5 साल की है, दूसरी बेटी 3 साल की है। वहां देखने के लिए प्रकृति है खूब सारी, और वो सारे जंगल को, उस माहौल को बताते हैं। और वो बताते हैं कैसे अब ये सब यहाँ छोड़ के जाना होगा, ये फूल खिलेंगे, हमारे लिए भी रहेंगे। वो घर वाली जो कविता है, वो हर किसी ने घर बदले हैं। जब हम घर बदलते हैं, जीवन में बहुत कुछ बदलता है एक साथ। तो ये जो वो मोमेंट्स उठाते हैं, जो लम्हे उठाते हैं जितेंद्र, वो बहुत खास होते हैं उनके लम्हे। उन लम्हों से हमें पता चलता है कि जितेंद्र जीवन से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वो शिक्षा से जुड़े हैं, इसलिए वो कविताओं में पाठक को एक हौसला देते हैं। उनके कविताओं में लगातार हिम्मत देने की बात आती है। ये पराजय बोध की कविताएं नहीं है। इन सारी कविताओं के अंदर जीवन को जीने का हौसला है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सारी कविताएं पढ़ने लायक हैं। मैंने तो इतने सारे बुकमार्क लगाए हैं इनकी कि एक से एक, क्योंकि मैं बार बार ही महसूस करती हूँ आजकल जहां जाते हैं लोग अपना फोन लेकर कार्यक्रम कम देखते हैं और वो फोटो खींचते रहते हैं। जितेंद्र जी कहते हैं कि पुतलियां संसार का, पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है। भाई अपनी आंखों में समाओ ना दृश्य को। ये किसने कहा कि एक मशीन को कट कट करते रहे हो? ना तो तुम आनंद ले रहे हो, ना कोई और आनंद ले रहा है। मैं देखती हूँ किसी भी उत्सव में खासतौर से महिलाएं सज धज के जाती इसलिए कि वहां फोटो खींचेगी, और जो पुतलियां, जो आंखें, इतनी आंखें देख रही है तुम्हें, उन आंखों में भी तो बस ही जा रही हो तुम, वो तो सोचो। तो इन्होंने वो जो जीवन के लम्हे पकड़े हैं जितेंद्र जी ने, ये मुझे
बहुत अच्छी बात लगी। और मुझे ये लगा ये शक्ति के स्रोत है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। कहीं एक उनको कविता बहुत अच्छी लिखी है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि एक आदमी मेट्रो में, 2 आदमी जा रहे हैं, एक आदमी के गोद में फूलों का गुलदस्ता है, दूसरा आदमी सोच रहा है कि कितने कि ये फूलों के साथ किसी से मिलने जा रहा है, और दूसरा ये सोचा पहले के बारे में कि वो समझ रहा होगा कुछ कि इसके साथ कुछ अच्छा घटित हुआ है इसके जीवन में। यानी दोनों अजनबी हैं और दोनों उस फूल के गुलदस्ते की वजह से जीवन के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो मोमेंट्स वो पकड़ते हैं, जो लम्हे वो पकड़ते हैं, ये एक संवेदनशील दृष्टि ही पकड़ सकती है। जितेंद्र जी के साथ न जाने कितनी यादें हैं जुड़ी हुई, और मैंने हर बार ये पाया कि वो बड़े खुश मिजाज किस्म के व्यक्ति हैं। एक लेखक को ऐसा होना चाहिए। लेखक को हर समय अपने अंदर रेशम के कीड़े की तरह कोया नहीं बनाना चाहिए, उसको बाहर निकलना चाहिए उससे। और जितेंद्र जी के अंदर ये गुण है। एक बार उन्हें कोई इनाम मिला था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का। उस वर्ष रवींद्र कालिया को भी एक इनाम मिला था। हम लोग लखनऊ जाने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर गए और हम एक गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, जिस गाड़ी का नाम था गरीब रथ। और मैं मजाक कर रही थी कि गरीब रथ से ये अमीर होने जा रहे हैं। बहुत देर तक हम लोग इंतजार करते रहे गाड़ी का। मैंने सोचा था जितेंद्र जी उसमें लिखेंगे कविता, और उसके बाद उस दिन वो गाड़ी ही नहीं आई। उसके घंटों इंतजार के बाद एक डुप्लीकेट आई गाड़ी, गरीब रथ। और तब रवि और जितेंद्र ने कहा कि देखिए आजकल हर चीज डुप्लीकेट हो गई है। उस गाड़ी में वो सुविधाएं नहीं थी जो मौलिक गरीब रथ में होती है। और न जाने कितनी बार इस तरह की बातें हुई जब हमने देखा कि वो प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं, और ऐसे प्रसन्न व्यक्ति जब रचना करते हैं तो रचना पढ़कर पाठक भी प्रसन्न होता है। आज के दिन की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको, और इस बात के लिए आपकी बहुत सराहना करती हूँ कि आप कविता में नई बयार का स्वागत करते हैं, आप नई सुबह का स्वागत करते हैं। और चाहे समय कितना भी मुश्किल हो, कितनी भी विडंबनाएं हो, आप जीवन को जीने योग्य बनाए रखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका हार्दिक धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही मानीखेज वक्तव्य दिया और कविता के उन क्षेत्रों की तरफ, जितेंद्र जी के संग्रह के उन क्षेत्रों की तरफ इशारा किया जो वास्तव में आज समकालीन समय में जीने के लिए और रहने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि सर के पास जो है स्मृतियां हैं। सर बहुत ही, जैसे एक आपने बात कही कि सर को कविताओं की मतलब अपने आत्मिक अंदर की दुनिया में ही सिर्फ भरे हुए नहीं है, बाहर की दुनिया को आंखें खोल कर देखते हैं। मुझे उस समय शुक्ल जी याद आ रहे थे। आचार्य शुक्ल ने अपने सबसे प्रिय कवि तुलसीदास की आलोचना इसी संबंध में की, मतलब सबसे प्रशंसा इसीलिए की कि उनको जो है कविता के और खंड मार्मिक स्थलों की पहचान है। तो उन्होंने कहा कि जो है कविता के मार्मिक स्थलों की जो पहचान है वो प्रबंध की बहुत बड़ी विशेषता होती है। हालांकि सर मुक्तक लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कविता के लिखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो जो कविता की संभावना के दृश्यों में हो सकती है। आपने जो मेट्रो वाली कविता का जिक्र किया, तो कविता कवि एक तरीके से परकाया प्रवेश कर जाते हैं और उसमें सोचते हैं कि कहीं ये जो है चाटुकारिता के लिए तो नहीं जा रहा है। फिर प्रश्न आता है कि नहीं, फिर अंत में जो कविता परिणत होती है और कहते हैं अपनी पत्नी के स्वागत के लिए जा रहा हो संभवतः। तो इतने सारी उलझनों और इतने सारे द्वंद्व के बीच से कविता को वो निकाल करके इतनी खूबसूरत मोड़ पे खत्म करते हैं। और सर ने जैसा कि पूरे व्याख्यान के दौरान सभी लोगों ने इस पे बल दिया कि सर के पास एक कृतज्ञता बोध है, मनुष्यता बोध है, और वो मनुष्यता, वो कृतज्ञता बोध स्मृति के बिना नहीं आ सकता है। तो सर जितेंद्र जी की कविताएं जो हैं स्मृति की कविताएं हैं, और वो स्मृतियां जो हैं
अपने जीवन में किसी ने जीवन के किसी मोड़ पर एक जूता उधार दिया है तो उस व्यक्ति की भी स्मृति है सर के पास, और वो स्मृतियां इस तरीके से हैं कि सर कहीं पर भी कविता में स्मृति का पल्ला छोड़ते नहीं है और हर व्यक्ति को याद रखते हैं। पुराने कविता संग्रह सूरज का अंगूठा में सर राम दुलारी को याद करते हैं, सर फुटपाथ के सड़क के किनारे किताब बेचने वाली स्त्री को संजना तिवारी जी को याद करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कविताएं जो स्मृतियों के संसार से लेकर के आते हैं। कविता सुने उनसे फिर से कुछ। जितेंद्र, मेरा तो यही अनुरोध रहेगा कि इतनी के बाद एक कविता तो बनती है। कितनी अच्छी, सही में कह रहे हो, कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, छोटी वाली कितनी अच्छी। सर धोखे का एक ही व्याकरण होता है, अपना हित। क्या बात। अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही जितेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट नहीं किया। यस, हाँ अब ठीक। प्रार्थना पढ़ें, प्रार्थना का जिक्र कर रही थी। आज कितने दिनों बाद तुम सोई हो निश्चिंत, आज कितने दिनों बाद तुम सोई हो निश्चिंत, इस समय रुई के फाहों से भी हल्की है तुम्हारी सांस, सोए सोए भी मुस्कुरा रही हैं तुम्हारी ये बढ़ रही अखियां, ज्वर मेरी देह से गया और मन तुम्हारा हल्का हुआ, इस प्रमेय को हल नहीं कर पाएगा कोई गणितज्ञ, अभी परे है विज्ञान और गणित के, रुको ओ मन जरा रुको, रुको ओ मन जरा रुको, इस पल एक जरूरी प्रार्थना कर लूं मैं अविलंब, कहीं ईर्ष्या न कर बैठे भाग्य, कहीं ईर्ष्या न कर बैठे मेरा भाग्य मुझे से। और आखिरी कविता जो इस संग्रह की है, हर रात की कोख में वह जरूर होती है। अच्छा है, अच्छा है। रातें लंबी हो सकती हैं, बहुत बहुत लंबी हो सकती हैं, हिमालय से भारी, किसी हिम्मत से अधिक ठंडी, हाड़ का संगीत बजाती हुई, फेफड़ों का रोम रोम कपाती हुई, संभव है किसी रात में हो अदेखे ज्वालामुखी से अधिक ताप, जब मुंह से निकल रहा हो लगातार भाप, जब जीवन में दिख रहा हो शाप, तब भी न घबराएं आप, हर रात की कोख में एक सुबह जरूर होती है, अंततः रातें बीत जाती हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अच्छा है, बहुत अच्छी कविता है, वाह। बहुत बहुत अभिवादन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सुंदर कविताओं का पाठ करने के लिए। और हमारे वक्ताओं का आभार, ओम निश्चल जी, मृत्युंजय जी, ममता जी, आप सभी का हार्दिक आभार कि आपने संग्रह पर इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतने महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा संग्रह है, बहुत बहुत सुंदर। और हम सर को शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी रचनात्मक उपस्थिति सब लोग कविता में बनी रहे। किताब को जरूर, जो दर्शक देख रहे हैं जिन्होंने तक पढ़ा नहीं, और बधाई हो जन्मदिन की फिर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको बहुत बधाई हो, आज साल की रहे, आज के दिन जरूर एक कविता लिखिएगा। आज का कार्यक्रम भी सार्थक है। गौरव जी, बहुत अच्छे संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई आपको हमारी तरफ से। बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए, उपस्थित हुए और आज इतनी अच्छी चर्चा हुई। वाणी प्रकाशन ने ये आयोजन किया। हाँ गौरव, आप कुछ कह रहे थे, अपना धन्यवाद। धन्यवाद गौरव। हाँ सर, मेरा आप सभी वक्ताओं का धन्यवाद, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए था, और मेरे लिए भी ये एक शुरुआती अवसरों में से है। मेरे पास इतना आपने बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत अच्छा संचालन किया। बहुत अच्छे कवि हैं गौरव, बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं इन दिनों, बहुत अच्छी कविताएं। ठीक है फिर।